हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे JOIT एग्जाम एनालिसिस पर। 24 अक्टूबर को आपका एग्जाम हुआ है YS परमार का, जिसका पोस्ट कोड था 206। कंप्यूटर के कैसे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं इस पर हम लोग एनालिसिस करेंगे। देखिए, हर एक एग्जाम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। इजी क्वेश्चन भी होते हैं, मॉडरेट भी होते हैं और डिफिकल्ट भी होते हैं। अगर इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आप कर लेते हैं आसानी से, तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से आपके पास चॉइस हो जाती है कि वहां पर जो डिफिकल्ट हैं वो सभी के लिए डिफिकल्ट हैं। और अगर डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से भी आप कई सारे क्वेश्चन कर ले जाते हैं तो अराउंड 90% मार्क्स आप आसानी से गेन कर सकते हैं। तो हर एक पेपर में आप ये सोचिएगा कि आसान और मीडियम लेवल के क्वेश्चन तो आपसे स्किप नहीं होने चाहिए। बाकी डिफिकल्ट लेवल भी इतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ 3-4 क्वेश्चंस ऐसे जरूर यहाँ देखे गए जो कि कैट लेवल के क्वेश्चंस थे, उनको आप बिल्कुल स्किप कर सकते थे। लेकिन हाँ 95% पेपर को आप बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते थे, कंप्यूटर में खास तौर पर। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर एक कंप्लीट एनालिसिस को लेकर। हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि JOIT का बैच भी लॉन्च कर दिया गया है, जहां पर कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स आपको देखने को मिलेगा। 60 आवर का ये कोर्स होगा, जहां पर रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगी, कॉन्सेप्ट मिलेंगे, MCQs मिलेंगे और PDF मिलेगी। तो ये इस पूरे बैच के फीचर्स हैं। 999 इसकी कॉस्ट है। बैच से कनेक्ट होने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप इस बैच से कनेक्ट हो सकते हैं। फिर आप इन वीडियोस का मजा ले सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। बेसिक्स, मॉडरेट और टफ लेवल के क्वेश्चंस को आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट वाइज और MCQ वाइज समझ सकते हैं हमारे साथ। क्लियर है? बाकी अगर कोई भी डाउट है तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कंप्लीट एनालिसिस के बारे में। पहला क्वेश्चन जो देखने को मिला वो कुछ इस तरीके से था कि विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ अनगाइडेड मीडिया। देखिए, अनगाइडेड मीडिया का मतलब होता है वायरलेस मीडिया। तो वायरलेस मीडिया की अगर हम बात करें तो माइक्रोवेव वायरलेस है, वाईफाई वायरलेस है, सैटेलाइट वायरलेस है, यानी अनगाइडेड है। जबकि ट्विस्टेड पेयर आपका क्या है? गाइडेड मीडिया का एग्जाम्पल है। तो यहां पर आपका आंसर जो था वो क्या था? ट्विस्टेड पेयर, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, द फंक्शन दैट इज क्रिएटेड फ्रॉम अ कॉल टू अ टेम्पलेट फंक्शन इज नोन एज जनरेटेड, इनहेरिटेड, स्पॉन्ड या डीक्लासिफाइड। करेक्ट आंसर था यहां पर स्पॉन्ड। अब ये स्पॉन होता क्या है? स्पॉन्ड का मतलब क्या होता है? देखिए, कोई भी जब प्रोसेस होता है या कोई भी जो प्रोसेस यानी एग्जीक्यूट कर रहा होता है, तो उसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, उसके बहुत सारे सब प्रोसेसेस भी होते हैं, जिसको हम चाइल्ड प्रोसेस बोलते हैं। तो स्पॉन बेसिकली क्या है? लोड एंड एग्जीक्यूट अ न्यू चाइल्ड प्रोसेस, यानी एक बड़े प्रोसेस का ही एक चाइल्ड प्रोसेस बन जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं गाइस? स्पॉनिंग। और इसी का लोड होना और एग्जीक्यूट होना क्या कहलाता है? स्पॉन्ड या फिर स्पॉनिंग। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सेंड ईमेल। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। किस प्रोटोकॉल की मदद से आप मेल को भेजते हैं? तो आंसर होगा SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी D इज द करेक्ट आंसर। मेल को रिसीव करने के लिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 यानी POP3 का यूज होता है, जबकि मेल को सेंड करने के लिए SMTP का यूज होता है। आसान था। नेक्स्ट देखिएगा, डिफरेंट कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू अ LAN बाय अ केबल एंड डैश। कह रहा है जो अलग अलग तरीके के कंप्यूटर्स होते हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क में केबल के द्वारा कनेक्ट किए जाते हैं। और दूसरा क्या होता है? दूसरा NIC कार्ड होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। तो आंसर यहां पर क्या होगा? NIC इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिएगा, इंटीजर डिवीजन इन अ C प्रोग्राम रिजल्ट इन। कह रहा है अगर C प्रोग्राम में अगर हम इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलेगा? ओवरफ्लो, अंडरफ्लो, राउंडिंग या ट्रंकेशन। आंसर यहां पर होगा ट्रंकेशन। जब भी हम किसी इंटीजर नंबर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो फाइनली होता क्या है कि जो डेसिमल की वैल्यू होती है उसको हम इग्नोर कर देते हैं।
क्योंकि वो तो फ्लोटिंग पॉइंट हो गया। तो इंटीजर का मतलब क्या है, बाई रिमूविंग दी डेसिमल वैल्यूज, डेसिमल को इंक्लूड नहीं करना होता है। जैसे हमने यहां पर आपको समझाने के लिए लिखा भी है, व्हेन टू इंटीजर्स आर डिवाइडेड द रिजल्ट इज ट्रंकेटेड। तो रिजल्ट क्या होगा, ट्रंकेट हो जाएगा, मतलब एलिमिनेट हो जाएंगे उसमें से कुछ पार्ट, श्रिंक हो जाएगा रिजल्ट, है ना। तो ट्रंकेट का मतलब बेसिकली क्या होता है, श्रिंक करना। जैसे 23 डिवाइडेड बाई 4 अगर ये आपको करना हो तो आंसर क्या आएगा, 5.75। और यहां पर क्योंकि इंटीजर है तो इसका मतलब 0.75 को हम इग्नोर कर देंगे, श्रिंक कर देंगे, और आंसर आ जाएगा 5। तो आंसर क्या बनेगा, दैट इज ट्रंकेशन। समझ में आया इसका मतलब। नेक्स्ट देखिएगा, डैश डिनोट्स एन एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम। बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। एरर का मतलब क्या होता है, बग। तो यानी बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो यही मैं आपसे कह रहा था कि बिल्कुल जो आसान क्वेश्चन है और जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हैं इन पर तो पूरी पकड़ आपकी होनी ही चाहिए। CLR इज डॉट नेट इक्विवेलेंट ऑफ। तो CLR का मतलब क्या होता है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। ये डॉट नेट प्लेटफॉर्म में CLR का यूज किया जाता है। CLR का मतलब इक्विवेलेंट ये किसके है, जैसे जावा में वर्चुअल मशीन होती है वैसे ही आपके C# के केस में क्या होता है, CLR होता है। तो डॉट नेट या फिर C# के केस में क्या होता है गाइस, CLR होता है। तो आंसर यहां पर क्या होगा, JVM इज द करेक्ट वन। तो CLR की फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है ना, दैट इज कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। नेक्स्ट देखिएगा, अ वीडियो कॉन्सिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ। कह रहे जो वीडियो होती है वो किसका सीक्वेंस होता है, किसका कलेक्शन होता है बेसिकली। तो हम लोग जानते हैं कि वीडियो जो है वो फ्रेम्स का कलेक्शन होता है, और फ्रेम्स फर्दर आपके पिक्सल्स के कलेक्शन से बनते हैं। तो आंसर यहां पर क्या होगा, फ्रेम्स इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो ये देखिए इजी टू मॉडरेट वाले ही क्वेश्चंस हैं, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट देखिए, आईपी ऑफ टीसीपी आईपी। टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का मतलब क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये जो आईपी है ये कैसी प्रोटोकॉल है, तो आपको पता होना चाहिए था कि टीसीपी जो होती है ये आपकी कनेक्शन ओरिएंटेड होती है, जबकि आईपी और यूडीपी कनेक्शन लेस होती है। तो हम कई बार अपने सेशंस में भी आपको बताते हैं कि आईपी और यूडीपी खास तौर पर कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल की कैटेगरी में रखते हैं। तो आंसर यहां पर क्या होगा, बी इज दी करेक्ट वन। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान इन्होंने दिया हुआ है। किसके बारे में दिया गया है, कह रहा है इनकरेक्ट ऑप्शन, यहां पर आप चूज करिए कौन सा ऑप्शन गलत है। ट्रांसमिटिंग डेटा फ्रॉम वन सोर्स होस्ट टू वन डेस्टिनेशन होस्ट इज कॉल्ड यूनिकास्टिंग। Transmitting data from one source host to all other hosts residing in the same network is called a limited broadcast. Transmitting data from one source host to a particular group of hosts having interest in receiving the data is called multicast. जबकि multicast is a one to one transmission. तो इनकरेक्ट यहां पर क्या होगा, मल्टीकास्ट इज वन टू वन ट्रांसमिशन। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये आपका यूनिकास्टिंग होती है। वन टू वन जब आप मैसेज करते हैं तो ये यूनिकास्टिंग होती है, मल्टीकास्टिंग नहीं होती। तो डी यहां पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा, साफ साफ दिख रहा था। नेक्स्ट देखिए, द क्रिप्टोग्राफी टेक्निक इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन वर्क्स एट विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। इससे सरल क्वेश्चन आ नहीं सकता है, बहुत ही कॉमन तरीके का क्वेश्चन था कि ओएसआई मॉडल में इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन किस लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हम आपको कई बार बता चुके हैं कि इंक्रिप्शन हो, डिक्रिप्शन हो, ट्रांसलेशन हो या कंप्रेशन हो, ये सब आपकी प्रेजेंटेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो कि 6th लेयर होती है आपकी ओएसआई मॉडल में। तो आंसर यहां क्या होगा गाइस, प्रेजेंटेशन इज द करेक्ट वन। पढ़ाया हुआ है क्वेश्चन बहुत बार। नेक्स्ट देखिएगा, अ फिजिकल पाथ इज एस्टैब्लिश्ड इन ऑल द वे फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर इज नोन एज। कह रहा है एक फिजिकल पाथ, एक डेडिकेटेड पाथ जो कि सेंडर और रिसीवर के बीच में होना चाहिए, ये किस तरीके की स्विचिंग को डिनोट कर रहा है, मैसेज, पैकेट, सर्किट या ऑल ऑफ दी अबव। तो ये जो डेडिकेटेड पाथ वाली बात होती है ये सर्किट स्विचिंग का ही आपका पार्ट है। तो आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिएगा, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन।
यहां पर कौन सा ऑप्शन आपका गलत है आपको ये बताना है, इनकरेक्ट कौन सा है। तो बोथ सेंडर एंड रिसीवर यूज अ कॉमन की टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट द मैसेज इन पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। पहली ही लाइन यहां पर गलत मिल गई, क्योंकि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के केस में यहां पर अलग अलग कीज का यूज होता है, लेकिन यहां पर क्या दिया गया है, कॉमन की। तो पहला ही ऑप्शन यहां पर क्या है, गलत है। दूसरा अगर देखें, इफ एन पीपल इन दी वर्ल्ड वांट टू यूज सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी देन देयर नीड्स टू बी n(n-1) डिवाइडेड बाई 2 सीक्रेट कीज, वैलिड है। बाकी सभी ऑप्शंस भी आपके वैलिड ही होंगे, क्योंकि पहला ऑप्शन आपका क्या है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, कंसीडर फॉलोइंग स्यूडो कोड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन भी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन हम कह सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं थी। अगर आपने पढ़ा हुआ है यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर, तो डेटा स्ट्रक्चर का बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन ये पूछा गया। अभी आप देखिएगा, समझ में आएगा। क्या है, स्ट्रक्ट नोड इंट डेटा, स्ट्रक्ट नोड प्रीवियस, स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट। ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर में होता है जिसमें प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों के साथ में लिंक हो। अगर सिर्फ नेक्स्ट वाले के साथ में लिंक हो तो आप उसको क्या बोलते हैं, सिंगल लिंक लिस्ट। अगर दोनों तरफ एरो दिए हुए हैं तो क्या बोलते हैं, डबली लिंक लिस्ट। यही तो कह रहा है कि प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों के साथ में लिंकिंग हो, तो आप जानते हैं ये किसका एग्जाम्पल है, डबली लिंक लिस्ट का एग्जाम्पल है। तो तुरंत आंसर समझ में आता है पढ़ते ही। देखिए, मैंने यहाँ पर एक इमेज भी आपके लिए लगा दी गई है, जिससे आपको समझ में आए कि डबली लिंक लिस्ट क्या होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ फॉरवर्ड भी हो रहा है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी लिंकिंग की गई है। तो ये किस में पॉसिबल है, प्रीवियस और नेक्स्ट नोड में पॉसिबल है, और इसे हम लोग कहते हैं डबली लिंक लिस्ट। नेक्स्ट देखिए, इन अ स्टैक इफ अ यूजर ट्राइज टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम एम्प्टी स्टैक इट इज कॉल्ड। अगर स्टैक आपकी एम्प्टी है और फिर भी उसमें से किसी भी एलिमेंट को रिमूव किया जा रहा है तो क्या होगा, अंडरफ्लो होगा। इसका ठीक उल्टा क्या होता है, ओवरफ्लो होता है। जब स्टैक आपकी फुल हो और उसमें और भी एलिमेंट्स को हम भर रहे हैं तो इसे क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो। क्लियर है। तो अभी तक के सेशन में, अभी तक के क्वेश्चंस में कुछ भी ऐसा नहीं देखा गया जो ट्रैक से हटके था, है ना। अभी तक तो सब नॉर्मल है। नेक्स्ट देखिए, द रिलेशन आर ए बी सी डी विथ फंक्शनल डिपेंडेंसीज एस ए की डिपेंडेंसी बी पर, ए की डिपेंडेंसी सी पर, सी की डिपेंडेंसी डी पर और सी की डिपेंडेंसी ए पर इन दी फॉलोइंग नॉर्मल फॉर्म। यानी ये नॉर्मलाइजेशन से क्वेश्चन है, और ये डिपेंडेंसी किसको इंडिकेट करती है, BCNF को, बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म को। तो आंसर यहां पर क्या होगा, ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिएगा, बाय डिफॉल्ट द ASP.NET स्टोर्स द सेशन आईडी इन। ASP.NET के केस में जो सेशन आईडी होती है वो बाय डिफॉल्ट कहां पर स्टोर होती है, कुकीज पर स्टोर होती है। क्योंकि जितनी भी स्टोरेज है ASP.NET पर वो कहां होती है, मेनली कुकीज पर। और सेशन जो क्रिएट होता है वो भी कहां पर क्रिएट होता है, बेसिकली आपके ब्राउजर पर, यानी कुकीज में ही कहीं ना कहीं वो स्टोर हो रहा होगा। तो आंसर क्या है, कुकीज इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिएगा, द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड टू गिव रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन टू ऑल यूजर ग्रुप एंड अदर इज। कह रहा है लाइनेक्स में एक कमांड होता है जिसके थ्रू आप रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं किसी भी परमिशन को, किसी भी यूजर या ग्रुप के लिए। तो आंसर इसमें क्या होगा, चेंज मोड 777 इज द करेक्ट वन। इसके लिए किसका यूज होता है लाइनेक्स के केस में, ch मोड 777। नेक्स्ट, एरेज कैन बी इनिशियलाइज्ड प्रोवाइडेड दे आर। कह रहे जो एरेज होते हैं वो बेसिकली कैसे होते हैं, ऑटोमेटिक, एक्सटर्नल, स्टैटिक या बोथ बी एंड सी। तो एक्सटर्नल और स्टैटिक दोनों ही तरीके के आपके होते हैं। एरेज को एक्सटर्नल भी आप डिफाइन कर सकते हैं, स्टैटिक मैनर में भी कर सकते हैं। तो बोथ बी एंड सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ DBMS सॉफ्टवेयर। काफी आसान सा क्वेश्चन। इनमें से कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, MS एक्सेस, MySQL, Oracle या MS Excel।
तो MS एक्सेल नॉर्मल सी बात है, MS ऑफिस का पार्ट है, ये आपका DBMS सॉफ्टवेयर नहीं है। तो MS एक्सेल इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए क्या रहा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से सबसे सही स्टेटमेंट कौन सा है ये आपको बताना है। OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एंड OMR आर एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइस। वेरी ट्रू, पढ़ते ही समझ में आ गया कि ये दोनों क्या हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं। तो फर्स्ट आपका यहाँ पर वैलिड आंसर बनेगा। बाकी देख लीजिए, OCR एंड OMR आर एग्जांपल्स ऑफ आउटपुट डिवाइस, गलत है, C भी गलत है और D भी क्या है, गलत है। नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका क्या है, रॉन्ग है। मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज आर एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। अगेन पढ़ते ही पहला आंसर हमें रॉन्ग मिल गया। मशीन और असेंबली ये आपकी लो लेवल लैंग्वेज होती हैं, जिसे हम फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन में रखते हैं, तो ये आपका स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। जबकि मशीन लैंग्वेज समटाइम्स ऑल्सो रेफर्ड एज ऑब्जेक्ट कोड, बिल्कुल सही बात है। मशीन कोड को ही हम ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं, यानी जब हम कंपाइलर की मदद से सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो वहां पर हम बताते भी हैं कि ऑब्जेक्ट कोड और मशीन कोड आपका सेम है। असेंबली लैंग्वेज यूजेस द निमोनिक्स, वेरी ट्रू, बिल्कुल सही है, असेंबली लैंग्वेज में ही निमोनिक्स का यूज होता है। जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जावा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, ये बात भी बिल्कुल सही है, बिकॉज ऑफ JVM जावा वर्चुअल मशीन की वजह से बाइट कोड की मदद से ये होता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, द डेटा इन एक्सेल शीट शुड बी इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट टू यूज इन ऑर्डर टू क्रिएट अ मेल मर्ज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आप कह सकते थे, आपको पता होगा अगर मेल मर्ज के बारे में, तभी आप आंसर कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो वैलिड आंसर है वो क्या है, दैट इज टेबल फॉर्मेट विद हेडर्स ऑन ईच कॉलम एंड देन द नेसेसरी इंफॉर्मेशन इन ईच कॉलम, यानी सेकंड आपका यहां पर वैलिड आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, स्विचिंग द CPU टू अनदर प्रोसेस रिक्वायर्स। ये तो बहुत ही कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ाया जाता है कि स्विचिंग द CPU टू अनदर प्रोसेस, CPU को स्विच करना किसी दूसरे प्रोसेस के लिए, इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, तो जनरली इस टेक्निक को बोला जाता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या कहता है, सेविंग द स्टेट ऑफ द ओल्ड प्रोसेस, पुराने वाले प्रोसेस की स्टेट को सेव कर लेना, एंड लोड द सेव्ड स्टेट फॉर द न्यू प्रोसेस, और न्यू प्रोसेस के लिए एक तरीके से वेट करना या लोड करना, दैट इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो सेकंड आपका बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट बनेगा। नेक्स्ट देखिएगा, with respect to the statement MS Word is running on a Windows machine, which of the following statement is correct। कह रहा है MS Word जो है वो विंडोज मशीन में रन कर रहा है, सही स्टेटमेंट क्या होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है और उसी के ऊपर हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी रन करते हैं, तो इसका मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर लोड्स बिफोर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर लोड होगा और उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लोड होगी। आसान सा था बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, डैश रिफर्स टू अ रिवर्सिबल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ये रिवर्स प्रोसेस है जो कि स्टेप बाय स्टेप तरीके से होता है, इन विच अ गिवन सेट ऑफ रिलेशन is replaced by the successive collection of relations that have a progressively simpler and more regular structure। वैसे तो क्वेश्चन पूरा पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रिवर्सिबल की बात की जा रही है और नॉर्मलाइजेशन आपका कैसा होता है, रिवर्सिबल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। नॉर्मलाइजेशन की यही डेफिनेशन होती है, तो आंसर क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो किसी भी बड़ी टेबल्स को डिवाइड करना छोटे छोटे पार्ट्स में, उसको हम रिवर्सिबल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बोलते हैं, जिसको नॉर्मलाइजेशन की कैटेगरी में रखा जाता है। वेरी इजी। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। ये एक टफ क्वेश्चन आप कह सकते हैं, यहां पर DVR से क्वेश्चन था, करेक्ट ऑप्शन यहां पर पूछा गया था DVR के रिगार्डिंग। तो यहां पर जो करेक्ट आपका आंसर था वो क्या था, ये सभी आपके करेक्ट आंसर्स हैं, ऑल अबव ऑप्शंस आर करेक्ट। तो ये है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम बेसिकली होती है ना, तो ये सारे ही ऑप्शंस यहाँ पर वैलिड है। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMTP। SMTP की फुल फॉर्म पूछी जा रही है, दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द करेक्ट वन।
है ना। तो शायद फर्स्ट वाला यहाँ पर आंसर लगा हुआ है ना। फर्स्ट नहीं होगा, सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, क्योंकि फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, सिंप्लेक्स दिया हुआ है। सिंप्लेक्स नहीं होगा, सिंपल मेल ट्रांसफर होगा, यानी सी इज दी करेक्ट वन। ठीक, तो ए नहीं है, क्या है, सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, कंसीडर फॉलोइंग सी प्रोग्राम। एक सी प्रोग्राम यहाँ पर दिया गया है और इसका आउटपुट आपसे पूछा गया है। तो अभी तक अगर मैं टफ क्वेश्चन की बात करूं, है ना, तो एक हमें मेल मर्ज वाला थोड़ा सा लगा कि जो टफ हो सकता था आपके लिए, है ना, और दूसरा एक इसके पहले वाला लगा। तो दो क्वेश्चन अभी तक ऐसे हमें लगे हैं जो थोड़े से टफ कैटेगरी में जिनको रखा जा सकता है। बाकी इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सी प्रोग्राम यहाँ पर दिया हुआ है, इंट मेन फंक्शन इंट एरे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, एस्ट्रिक IP एरे प्लस 4 printf %d एन IP2। देखो बहुत ही सिंपल, ये बेसिक सा प्रोग्राम बिल्कुल दिया गया है। तो यहां पर आपको सोचना क्या था, आपके जो नजरिया था सोचने का वो क्या होना चाहिए था। एरे दिया हुआ है तो एरे में हमेशा जो स्टार्ट करते हैं वो 0 से स्टार्ट करते हैं, और यहां पर आपको दिया हुआ है एरे प्लस 4, और यहां पर क्या दिया हुआ है, IP2 प्लस 4 का मतलब होता है 4 + 1 यानी 5, और 2 यहां पर दिया हुआ है, तो 5 + 2 क्या हो गया, 7। 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7, इस पर अगर हम आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7 यहां पर हमें करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो आंसर क्या होगा IP2 के केस में, 7 इज दी वैलिड वन। ठीक, कैसे किया फिर से देखिए, एरे प्लस 4 यानी 4 + 1 क्या हो गया, 5। IP2 दिया हुआ था तो 5 + 2 क्या हो गया, 7। 0 से हमने काउंट करना शुरू किया, 7th पोजीशन पर क्या आया, 7, दैट इज द करेक्ट वन। IP1 अगर दिया होता, मैक्सिमम ये जो आउटपुट पूछते हैं वो IP1 के साथ में पूछते हैं। अभी तक जब भी एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन तो IP1 के साथ में पूछा गया है, तो 1 के केस में 6 आंसर आपका होता है, लेकिन यहां पर IP2 के साथ में पूछा गया है तो 7 आपका आंसर होगा। क्लियर है। द कमांड इन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम टू चेक द बैड सेक्टर इन योर पेन ड्राइव इज। लाइनेक्स का वो कमांड जो कि बैड सेक्टर को चेक करता है, करेक्ट आंसर क्या होगा, fdisk -1, दैट इज द करेक्ट वन, यानी बी यहां पर आपका वैलिड आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीमीडिया एंड हाइपरलिंक इज कॉल्ड एज। मल्टीमीडिया और हाइपरलिंक का कॉम्बिनेशन क्या है, हाइपरटेक्स्ट, मीडिया, मल्टीटास्क या हाइपरटास्क। वैसे अगर देखा जाए तो इनमें से कोई भी आपका करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि करेक्ट आंसर यहां पर आपका होता है हाइपर मीडिया, है ना, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन यहां सिर्फ मीडिया दिया हुआ है, जिसको हम एक तरीके से हाइपर मीडिया कह सकते हैं, या मल्टीमीडिया कह सकते हैं, या मीडिया भी बोल सकते हैं। तो वैसे तो हाइपर मीडिया या मल्टीमीडिया यहां पर गिवन होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, तो इस केस में मीडिया आपका बिल्कुल वैलिड आंसर बनेगा। हाइपर टेक्स्ट तो बिल्कुल नहीं बन सकता, क्योंकि हाइपर टेक्स्ट में टेक्स्ट इंक्लूड होता है और मल्टीमीडिया के केस में ऑडियो वीडियो भी इंक्लूड होता है। तो यहां पर अगर आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए तो फिर मीडिया या फिर हाइपर मीडिया या मल्टीमीडिया या फिर मीडिया इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट इज, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। TCP/IP आपकी क्या है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है इंटरनेट की। विच एस्केप कैरेक्टर कैन बी यूज टू बिगिन अ न्यू लाइन इन सी। सी में नई लाइन को बिगिन करने के लिए किसका यूज होता है, #n का यूज होता है स्लैश के साथ, दैट विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट, द ऑपरेटर एंड और एंड इज अ डैश टाइप ऑफ ऑपरेटर। किस तरीके का ऑपरेटर होता है एंड, तो ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर होता है ना, दैट इज कंसीडर्ड एज अ लॉजिकल ऑपरेटर। द टेक्स्ट कलर इन अ प्रेजेंटेशन शुड कॉन्ट्रास्ट विद द कलर ऑफ। तो जो प्रेजेंटेशन का जो कलर है वो किसके कलर के साथ में कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए, कॉमन सेंस, बैकग्राउंड कलर के साथ में ही कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए। ये भी आपका बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन विच डज नॉट रिप्रेजेंट द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीकास्टिंग। मल्टीकास्टिंग होता क्या है, जैसे कि अगर हमने किसी पर्टिकुलर ग्रुप में कोई मैसेज डाला तो ये आपका मल्टीकास्टिंग होता है, जो हम किसी स्पेसिफिक ग्रुप में कोई काम करते हैं, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, है ना, ये मल्टीकास्टिंग है। तो सेंडिंग अ मैसेज टू अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल ऑन व्हाट्सएप, सही बात है, ये मल्टीकास्ट है। वीडियो कॉन्फ्रेंस और टेलीकॉन्फ्रेंस, ये भी आपका मल्टीकास्टिंग है।
क्लास टेकन बाय अ फैकल्टी यूजिंग MS टीम या गूगल मीट ऐप, ये भी मल्टीकास्टिंग है। ट्रांसमिशन ऑफ अ टेलीविजन चैनल, ये तो ब्रॉडकास्ट हो गया है ना। जब चैनल की बात करते हैं तो क्या है, ब्रॉडकास्टिंग है। यहाँ यूट्यूब पर भी हम क्या कर रहे हैं, इस समय ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, लेकिन गूगल मीट या MS टीम के हेल्प से जो करते हैं वो स्पेसिफिक पर्सन्स को ऐड करके ही करते हैं, तो इसलिए इसे हम किस कैटेगरी में रखते हैं, मल्टीकास्टिंग। तो डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिएगा, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द IP एड्रेस 300.1.2.3। ये एक IP एड्रेस गिवन है और पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो ये तो देखिए IP एड्रेस ही इनवैलिड है। आप जानते हैं 0 से लेके 255 की रेंज होनी चाहिए IP एड्रेस की, और यहाँ पर 300 दे दिया गया है, तो इसका मतलब ये IP एड्रेस आपका वैलिड नहीं है। तो दिस इज नॉट अ वैलिड IP एड्रेस। First and last IP address are reserved. This is because for any given IP address the range of the first octet is always 1 या 255, है ना। ये इनकरेक्ट है, बी भी इनकरेक्ट है। तो आपके यहाँ पे ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, बिल्कुल नहीं। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो आपका क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, तो दिस इज नॉट अ वैलिड IP एड्रेस, यही आपका ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, The following statement is false with respect to Hamming code. Hamming code के रिगार्डिंग आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, false है। If there is a Hamming distance between two code words, then it will be required single bit error to convert one into the other. देखिए Hamming code का बेसिकली यूज क्यों किया जाता है, एरर डिटेक्ट करने के लिए। एरर के केस में ही हम Hamming code का यूज करते हैं। Parity bit is choose so that the number of one bit is code word is even or odd, ये लाइन भी बिल्कुल वैलिड है। The bits that are power of 2, 1, 2, 4, 8, 16 etc are message bits, ये भी आपका वैलिड आंसर है। तो none of the above यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है, ये सारे ही स्टेटमेंट आपके क्या हैं, ट्रू हैं। तो आंसर क्या होगा, none of the above। नेक्स्ट, the bandwidth of the line 1.5 Mbps with round trip RTT as 45 millisecond. If the size of each packet is 1 KB, then what is the efficiency in stop and wait protocol? ये आपका कैट लेवल का क्वेश्चन है ना, ये अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, तो इसका लेवल जरूर टफ हम कह सकते हैं। यहाँ पर जो आपका आंसर होगा काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, 10.8% आपका करेक्ट आंसर बनेगा। वैसे बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, है ना, लेकिन इस लेवल के एग्जाम में नहीं पूछा जाता है जहां आप दे रहे थे, तो इसको हम टफ मानेंगे इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखिएगा, द मैक्सिमम विंडो साइज फॉर डेटा ट्रांसमिशन यूजिंग द सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल विद n बिट फ्रेम सीक्वेंस नंबर इज डैश, 2 to the power n, 2 to the power n minus 1, 2 to the power n minus 1 या 2 की पावर n minus 2। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा 2 की पावर n minus 1। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा आउट ऑफ द ट्रैक देखा गया। विंडो के साइज से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है अभी तक ना, कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा आउट ऑफ द ट्रैक देखने को मिला है। What is the value of the postfix expression 6324 प्लस माइनस एस्ट्रिक? ये आसान सा क्वेश्चन था। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन की वैल्यू यहां पर पूछी गई थी, लेकिन पोस्टफिक्स को डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते। पोस्टफिक्स के लिए पहले आपको क्या करना होगा, इस पूरे एक्सप्रेशन को बदलना होगा इनफिक्स में, और इनफिक्स के बाद फिर इसका आपको पोस्टफिक्स निकालना होगा। तो आसान सा क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, -18 विल बी दी करेक्ट वन। मॉडरेट कह सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि थोड़ा सा टाइम टेकिंग था। द ग्राफिक कार्ड हैज ऑनबोर्ड मेमोरी ऑफ 1 MB, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट्स कैन द कार्ड नॉट सपोर्ट? तो ग्राफिक कार्ड से ये क्वेश्चन देखा गया, आंसर क्या था, 1600x400 रेजोल्यूशन विथ 16 मिलियन कलर्स ऑन अ 14 इंच मॉनिटर। तो ये भी आप टफ कह सकते हैं, मॉडरेट टू टफ। द shortcut to add multiple rows and columns above below of a row in a Microsoft Word document is? आसान सा क्वेश्चन था। Select multiple rows and columns, then press right click mouse button and choose option insert rows above below, यानी A is the correct answer in this case. Next, the mail merge option in Microsoft Word document is found under which option?
तो मेल मर्ज का तो यूज अक्सर किया जाता है एमएस वर्ड के केस में, और ये मेलिंग्स के टैब में आपको देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर क्या था? दैट इज मेलिंग्स। द करेक्ट ऑप्शन फॉर प्राइमरी की एंड यूनिक की, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन था ये बहुत अच्छे से। प्राइमरी की और यूनिक की में करेक्ट ऑप्शन आपको यहां पर बताना है। बोथ आर सिलेक्टेड फ्रॉम द कैंडिडेट की, बिल्कुल सही है। प्राइमरी और यूनिक दोनों ही आपकी कैंडिडेट की का ही पार्ट है। द प्राइमरी की कैन बी ओनली वन फॉर अ टेबल, प्राइमरी की तो हर एक टेबल के लिए एक होती है। वेयर एज यूनिक की कैन बी मोर देन वन, और यूनिक की जो है वो एक से ज्यादा भी आपकी हो सकती है। तो करेक्ट आंसर होगा बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर ट्रू, यानी सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिएगा, फाइंड द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ अ बाइनरी नंबर, ये तो कर ही लिया होगा आपने, डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करना था, तो 13.4375 इज द करेक्ट वन। ASP.NET the web config file is used for which of the following purpose? ASP.NET में जो web.config फाइल होती है ये कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज होती है, नाम ही बता रहा है। और वेब का मतलब क्या है? सर्वर, तो सर्वर को कॉन्फ़िगर करने के लिए जो फाइल है दैट इज web.config, यानी बी इज द करेक्ट वन। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगा लिया होगा तो ये आंसर आपका सही हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, The default web server used in Linux operating system based machine is, तो Linux operating system में जो सर्वर यूज होता है वो कौन सा है? Apache Tomcat सर्वर, यानी B is the correct answer। 1 GHz CPU central processing unit can carry how much maximum instructions per second? तो 1 GHz CPU की अगर बात करें तो 1 बिलियन इंस्ट्रक्शंस के बराबर ये होता है। तो आंसर आपका क्या बनेगा? A, दैट इज 1 बिलियन। Next, the function sprintf work like printf but operates on, तो sprintf जो है वो स्ट्रिंग पर काम करता है, बस यही एक मेन आपका डिफरेंस होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू डिलीट अ टेबल फ्रॉम द डेटाबेस, कई बार ये क्वेश्चन करवाया गया है कि डेटाबेस में से आपको क्या करना है? डिलीट करनी है किसी टेबल को, तो ड्रॉप कमांड का यूज यहां पर किया जाता है। ड्रॉप इज द करेक्ट वन। ड्रॉप, ट्रंकेट, है ना, ये तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। द कोर ऑफ लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर क्या है? कर्नल है। लाइनेक्स का मतलब क्या है? लाइनस, है ना, मेन क्या है ये कर्नल है जो मेन इंपॉर्टेंट तरीके से काम कर रहा है, कमांड को एग्जीक्यूट कर रहा है, दैट इज द हार्ट, दैट इज द मेन पार्ट ऑफ लाइनेक्स, दैट इज कर्नल। इजी था पेपर, है ना। कुछ क्वेश्चन अगर 3-4 क्वेश्चन को छोड़ दें तो बाकी इतना कोई टफ नहीं लग रहा अभी तक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज, नेटवर्क टोपोलॉजी का पार्ट कौन सा नहीं है? बस, ट्री, स्टार टोपोलॉजी है, मून कोई टोपोलॉजी नहीं है। मेंटेनिंग एंड एश्योरिंग द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज, तो एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी को बनाए रखना ये क्या कहलाता है? डेटा इंटीग्रिटी कहलाता है। कॉमन सेंस, इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी। क्लींसिंग हो नहीं सकता, कंपाइलिंग होता नहीं है, मैनिपुलेशन हो नहीं सकता, इंटीग्रिटी आपका साफ साफ करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AVI? ऑडियो वीडियो इंटरलीव इज द फुल फॉर्म ऑफ AVI, दैट इज द करेक्ट वन। बताइए, और कितना आसान पेपर ये बनाएंगे? देखिए 3-4 क्वेश्चन या 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे होते ही है ना, जो टफ बनाए जाते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता है कि इस पेपर में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होनी चाहिए थी आंसर करने की, अगर आपने सही से पढ़ रखा है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू सेट 1.5 लाइन स्पेसिंग इन MS वर्ड? बहुत ही आसान। 1 लाइन स्पेसिंग के लिए कंट्रोल के साथ 1, 2 लाइन स्पेसिंग के लिए कंट्रोल के साथ 2, और 1.5 लाइन स्पेसिंग के लिए कंट्रोल के साथ 5 का यूज होता है। तो आपका आंसर सी यहां पर बिल्कुल वैलिड है। तो आई होप कि आपको ये सारे ही क्वेश्चन समझ में आए होंगे, है ना, क्वेश्चन का लेवल समझ में आया होगा। आगे आने वाले पेपर्स में इसी तरीके की स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है कि मॉडरेट और इजी क्वेश्चन तो छोड़ने ही नहीं है, ये तो पूरे पूरे करके आने हैं। और टफ में जितना कर ले जाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। टफ कुछ नहीं होता, अगर आपने पढ़ रखा है तो सब कुछ आसान है ना, नॉर्मल सी बात है। अगर आपने पढ़ रखा है तो आप कहेंगे अरे भाई ये तो बहुत आसान है, और अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो एक आसान सा क्वेश्चन भी आपको क्या लगेगा? टफ लगेगा। बाकी आपका पेपर कैसा रहा, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको, है ना, ये आप जरूर कमेंट करके बताइएगा।
सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और कंप्यूटर के वीडियोस को देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। चैनल से भी पढ़ सकते हैं, और जो बैच स्पेशली लॉन्च किया गया है ना, उसको भी आप बिल्कुल ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।